शिप्रा झा। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच एक बार फिर से तकरार तेज हो गई है। 6 बार शिक्षा विभाग की बैठक में विश्वविद्यालय के वीसी के भाग नहीं लेने पर अब एसीएस के पाठक नाराज हो गए। के पाठक ने इसे लेकर अब बाकायदा राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू को पत्र लिखा है और कई सवालों के साथ चेतावनी भी दी है। पत्र में के पाठक ने शिक्षा विभाग के काम में राजभवन के हस्तक्षेप पर कड़ी आपत्ति जताई। के पाठक ने कहा कि राज्यपाल भी वीसी, रजिस्ट्रार और डीन की तरह यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी होते हैं। के पाठक ने पत्र में राज्यपाल के प्रधान सचिव से सवाल किया कि क्या बैठकों में वीसी के नहीं जाने के लिए राज्यपाल का आदेश आया था? अगर आदेश आया था तो शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? पत्र में यह भी पूछा गया है कि क्या राज्यपाल को विद्रोह भड़काने और अराजकता फैलाने का अधिकार है? सवाल यह भी कि किस कानून के तहत राज्यपाल माध्यमिक और प्राथमिक से संबंधित मामले को निपटाने का अधिकार रखते हैं? के पाठक ने गंभीर आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय अधिनियम का भी जिक्र किया है। और करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर बांका से है। बम फटने की वजह से 4 लोगों की जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। मोहम्मद इजराइल के घर पर बम फटा है। आपको बता दें कि 2 बच्चे सहित 4 लोग जख्मी हुए हैं और धौरैया के आहिरो गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। भागलपुर के अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। सभी जख्मी गंभीर हालत में भागलपुर रेफर किए गए हैं। एसपी ने 2 बम ब्लास्ट की पुष्टि की है और बम बनाने के दौरान ब्लास्ट की बात कही जा रही है। हालांकि जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का भी भरोसा दिया गया है प्रशासन की तरफ से। 2 बम ब्लास्ट की पुष्टि की गई है। बड़ी खबर। कहाँ हुआ? अहिरो कैसे घटना हुआ? घटना कैसे हुआ? ये गोली से बम फेंक दिया दुश्मनी से। कहाँ पे? द्वारी पे। कौन पे क्या पता चला? कौन पे क्या पता चला? ना पता नहीं चला। कैसे घटना हुआ ये? कैसे घटना? हम दोनों घर में हैं एग्रे में। और यहाँ ढाबा है एग्रे में। अब कौन बम फेंक के चला गया ये हम नहीं देखे। तो बांका से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मोहम्मद इजराइल का घर बताया जा रहा है जहां बम फटा है। 2 बच्चे सहित 4 लोग इसमें जख्मी हो गए हैं। अभी आपने सुना जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो जख्मी युवक के पिता थे, वो कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि बम आखिर कैसे आया और कैसे वो फटा है। लेकिन एसपी का कहना है कि बम बनाया जा रहा था और बनाने के दरमियान ही ब्लास्ट हो गया है। बांका से संवाददाता नागेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नागेंद्र, क्या मामला रहा है और इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, ऐसा है कि ये देर शाम की घटना है और घटना के बाद उसमें 4 बच्चे जख्मी हुए थे, जो कि गंभीर स्थिति में भागलपुर रेफर कर दिए गए हैं। और मामले की जांच के लिए एसपी स्वयं बांका और बौंसी एसडीपीओ के साथ कई थाने की पुलिस के साथ घटनास्थल का देर रात दौरा किए हैं और विशेष निर्देश देते हुए एक एसआईटी बनाई गई है। इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल जो प्रथम दृष्टया जो जांच में बात सामने आई है, जिससे मोहम्मद इस्माइल के घर में जहां बम विस्फोट हुआ है पता चला है और पुलिस कह रही है कि उन्हीं के घर में बम बनाया जा रहा था और बम बनाने के दौरान ही विस्फोट हुआ है। जांच के क्रम में मोहम्मद इस्माइल के घर से बम बनाने की कुछ सामग्री भी बरामद हुई है। बच्चों को रेफर कर दिया गया और जो दोषी लोग माने जा रहे हैं प्रथम दृष्टया, वो घर छोड़कर फरार हैं। पुलिस उन लोगों पे दबिश दी हुई है। जल्द गिरफ्तारी होगी और अनुसंधान के बाद तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करने की बात एसपी कह रहे हैं। ठीक है नागेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, मुजफ्फरपुर में सदर थाना क्षेत्र में बुधवार को आभूषण दुकान में दिन दहाड़े हुई 52 लाख रुपए की लूट की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। बदमाशों की पहचान करने वालों को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की गई है। सीसीटीवी फुटेज जारी करते हुए पुलिस ने अपराधियों की पहचान करने में लोगों से मदद मांगी है। बता दें कि बुधवार को सदर थाना क्षेत्र के अघोरिया बाजार और रामदयालु रोड होम्योपैथिक कॉलेज के पास में ज्वेलरी दुकान में 3 की संख्या में घुसे अपराधियों ने बंदूक के बल पर 52 लाख रुपए की लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए।
भागलपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। पुलिस ने एक बाइक सवार को 1 लाख रुपए का चालान थमाया है। यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर 1 लाख रुपए का ऑनलाइन चालान काटा गया। भागलपुर नवगछिया के कदवा चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई है। पीड़ित मोहम्मद रजा बुल का कहना है कि उसके पास हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का पेपर, बाइक का इंश्योरेंस कुछ भी नहीं था। वो नवगछिया जा रहा था और तभी पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसे पकड़ा और 1 लाख रुपए का ऑनलाइन चालान काटकर थमा दिया। सर, हम जा रहे थे इमरजेंसी में नवगछिया, उसके बाद हेलमेट नहीं था। ये चालान के लिए पेपर मंगाए, पेपर घर पे भूल गए थे। पेपर जो है मंगाए तो एक पेज देख लिया, उसके बाद फिर भी बोला कि चालान काट दो। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा तीसरा पेज ये देखा ही नहीं मैडम, वो चालान कर दिया 1 लाख का। 1 लाख का जी, 1 लाख का चालान कर दिया। ये हेलमेट नहीं था, हेलमेट नहीं, पेपर घर पे भूल गया था। इंश्योरेंस नहीं था गाड़ी का साथ में, ठीक है, लाइसेंस नहीं था। बढ़ते आगे, 14 अप्रैल को बीजेपी संकल्प पत्र जारी कर सकती है। यह खबर मिल रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया जाएगा और 14 अप्रैल को यह जारी किया जा सकता है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें मौजूद रहेंगे। बीजेपी को घोषणा पत्र के लिए जनता से लगभग 5 लाख सुझाव आए हैं और उन सुझावों को देखते हुए एक घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है, जिसे 14 अप्रैल को जारी किया जा सकता है। आरजेडी आज जारी करेगा घोषणा पत्र। तेजस्वी यादव घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। आपको बताते चलें कि घोषणा पत्र में नौकरी, रोजगार की हो सकती है घोषणा और किसानों के लिए गारंटी की भी घोषणा हो सकती है। तो आरजेडी आज घोषणा पत्र जारी करने वाला है। किसानों को गारंटी देने की बात कही जा रही है और साथ ही साथ आपको बता दें कि नौकरी और रोजगार की भी घोषणा हो सकती है। किसानों के लिए गारंटी की घोषणा हो सकती है। आज घोषणा पत्र आरजेडी के द्वारा तेजस्वी यादव घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। और चिराग पासवान बिहार का भविष्य हैं। ये दावा बिहार के पूर्व सीएम और गया लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी जितन राम मांझी ने किया है। गया में चिराग पासवान ने एनडीए के समर्थन में 3 जगह पर सभा की और इस दौरान उनके साथ एनडीए प्रत्याशी जितन राम मांझी भी मौजूद रहे। गया के चाकंद में मांझी ने चिराग पासवान को बिहार का भविष्य बताया। जितन राम मांझी ने कहा कि चिराग बिहार का भविष्य है और इसी भविष्य को देखते हुए वोट देना है ताकि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बने। वोट दीजिए नरेंद्र मोदी जी को। 5 जो हम लोग साथी हैं उसका सिंबल कड़ाही है, इसलिए 19 तारीख को कड़ाही साहब पर वोट दीजिए नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को हाथों को मजबूत कीजिए। और फिर जैसा कि मुकेश जी ने कहा, बिहार का भविष्य चिराग साहब है। केंद्र में जाकर के हम लोग परिस्थितियां बनावेंगे कि बिहार का अगला भविष्य चिराग साहब है। यहाँ का 5 जो हम लोग साथी हैं उसका सिंबल कड़ाही है, इसलिए। इधर जीतन राम मांझी के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। जेडीयू ने कहा है कि एनडीए में सभी नेताओं का महत्व है, एनडीए एकजुट है और बीजेपी का कहना है कि अभी ये तय करने का वक्त नहीं है। तो कांग्रेस और आरजेडी ने तेजस्वी को बिहार का भविष्य बताया है। इस समय में जो युवा नेता बिहार में हैं, चिराग पासवान जी हों, जीतन राम मांझी जी के सुपुत्र हों, हमारी पार्टी से जो भी लोग आने वाले समय में बिहार की राजनीति के भविष्य है, इसमें कोई शंका नहीं है। एनडीए का पूरा कुनबा मजबूत है। जो समझौता करने का काम किया है उस समझौतावादी राजनीति का
परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है और आने वाले समय में जो जूतम पैजार की स्थिति एनडीए में देखने को मिलेगी। बिहार का जो भविष्य है, बिहार के जो युवाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, अब सिर्फ बिहार का भविष्य सिर्फ एक नेता के रूप में देखते हैं जो कि वो है तेजस्वी यादव जी। उन्होंने प्रूफ कर दिया अपने छोटे से कार्यकाल में। और जो मांझी जी का ये बयान है ना, ये सिर्फ चुनावी भाषण है। चिराग पासवान जी एनडीए के मजबूत साथी हैं और बिहार के उभरते नेता हैं, इसमें दो मत नहीं है। एनडीए की बैठक में यह तय होता है कि बिहार का भविष्य कौन होगा। मांझी जी अनुभवी है और एनडीए के घटक दल के नेता हैं, या उनके निजी विचार हो सकते हैं। एनडीए की सारी बातें एनडीए घटक दल के नेता आपस में बैठकर तय करते हैं। समय पर इसे भी तय कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव जमुई लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी अर्चना रविदास के पक्ष में सिकंदरा में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। तेजस्वी यादव ने वहां कहा कि अगर 5 साल मौका मिले तो और बेहतर काम करेंगे। 17 महीने में उन्होंने लाखों लोगों को नौकरी दी है, आगे भी देंगे। खाली खाली हो रहा है, बाल बच्चा पढ़ लिख के डिग्री लेके नौकरी नहीं मिल रहा। लेकिन जब आप भाई बेटा को 17 महीना मौका मिला तो 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने दी। नौकरी रहते हुए अगर हम उप मुख्यमंत्री रहते हुए अगर हम 17 महीना में 5 लाख को सरकारी नौकरी दे सकते हैं, तो 5 साल अगर जो मौका दीजिएगा बना करके तो कितने लोगों को रोजगार। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विरोधियों पर प्रहार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम ने बगैर नाम लिए आरजेडी नेताओं पर निशाना साधा। सावन के महीने में मटन पार्टी का वीडियो जारी कर हिंदुओं की भावना आहत करने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस के नेताओं की मानसिकता को मुगलों वाली सोच बताते हुए प्रहार किया। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं पीएम मोदी के उस बयान की जिस पर सियासत काफी शुरू हो गई है और इससे जुड़ा एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मटन पार्टी की बात कर रहे हैं, वह वीडियो दरअसल पिछले साल सावन महीने का है, जब दिल्ली में मिसा भारती के आवास पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ मटन रेसिपी सीखने पहुंचे थे राहुल गांधी, जिन्होंने मटन के जायके की तारीफ करते हुए इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट भी किया था। हाल ही में तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी के साथ मछली खाते भी एक वीडियो पोस्ट किया था, जिस पर सियासत काफी गर्म हुई। अभी नवरात्र चल रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री विरोधियों पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जम्मू कश्मीर के दौरे पर उधमपुर पहुंचे पीएम ने लगे हाथ विरोधियों पर मुगल मानसिकता से ग्रसित होने का गंभीर आरोप लगाया। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने इंडिया अलायंस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। लोगों को चिढ़ाने में मजा आने की बात कही तो पलटवार आरजेडी के साथ ही कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी किया गया। कौन क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, इस पे अब राजनीति हो रही है, तो अब आप समझ सकते हैं कि स्तर किस हद तक नीचे चला गया।
तो सिर्फ और सिर्फ वो चाहते हैं कि किसी भी ढंग से धार्मिक उन्माद को भड़काया जाए, लोगों की भावनाओं से खेला जाए, झूठ परोसा जाए, जुमला परोसा जाए और उसके बाद ही उसके बदले में उनको वोट मिले। चुनाव से पहले नए नए मुद्दे पर नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जोरदार तरीके से विरोधियों को निशाने पर लिया है, चुनाव से पहले नॉनवेज खाने पर जिस तरह से सियासत गरमा रही है, आने वाले दिनों में सियासत बेहद तल्ख होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरजेडी के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। पूर्व राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम के इस्तीफा से सीमांचल की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। दरअसल इस बार उन्हें कटिहार से लोकसभा का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी, मगर ऐन मौके पर महागठबंधन ने तारिक अनवर को कांग्रेस उम्मीदवार बना दिया। तो ऐसे में पहले राज्यसभा के लिए रिपीट नहीं करना और फिर लोकसभा का टिकट नहीं देने से अशफाक करीम नाराज थे और आरजेडी में मुसलमानों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राजद के एमवाई समीकरण को फिर से एक बार बड़ा झटका लगा है। इस बार राजद के पूर्व राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और यह खबर सीमांचल के लिए बहुत बड़ी खबर है। हाल के दिनों में राजद को मजबूत करने में अशफाक करीम ने बड़ी भूमिका निभाया था, लेकिन पार्टी ने वादे के बावजूद उन्हें लोकसभा में उम्मीदवार नहीं बनाया। तभी से राजद के राज्यसभा सांसद नाराज चल रहे थे और इस तरह का फैसला लेने की जो सुगबुगाहट की चर्चा थी। लेकिन आज जो देर शाम उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसकी वजह उन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को जो पत्र लिखा है उसमें कहा यह गया है, जो जनगणना में जो दावा किया गया था, जो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी निभाया जाएगा, लेकिन राजद ने ऐसा नहीं किया और कुल मिलाकर अल्पसंख्यकों के साथ बड़ी ठगी हुई है। इसीलिए अब वो राजद के साथ बने नहीं रह सकते हैं। एक सूत्र के हवाले से जो बड़ी खबर है, जो आज ही देर शाम वो जदयू का दामन थाम सकते हैं। निश्चित तौर पर यह खबर इसलिए भी बड़ी खबर है क्योंकि सीमांचल का इलाका अल्पसंख्यक बहुल इलाका है और इसमें हाल के दिनों में राजद के राज्यसभा सांसद लगातार मेहनत करके पेट बनाए थे। ऐसे में उनको जदयू में शामिल होते ही कुछ एक बड़ा वर्ग के वोटर अब जदयू में शिफ्ट होने की उम्मीद है। ऐसे में सीमांचल का जो समीकरण राजद के पक्ष में होता दिख रहा था उसमें दरार आ सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। यहां रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए।